नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही हो, यही मैं आशा करता हूं। आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो पुराने वर्षों में हो चुकी परीक्षाएं एसआई की हो चुकी हैं, उनके प्रश्न पत्रों को हल जरूर करिए। उसी क्रम में मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। यह जो प्रश्न पत्र है ये 14 दिसंबर 2017 को द्वितीय पाली में आयोजित हुआ था, जिसका व्याख्यात्मक कल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घोंसला शब्द का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पहले आप करिए, उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। हाँ जी, पहले प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घोंसले। क्योंकि ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग आकारांत है। पुल्लिंग आकारांत शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा है, प्रस्तुत पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो देखिए, ये एक कहावत है, उसके आधार पर ही है कि एक थाल मोती से भरा। तो यहाँ मोती तो नहीं है, मोती से जड़ा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पहेली है ये, मैं माफ़ कीजिएगा गलत बोल गया। चलिए तीसरा है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए आप उत्तर दीजिए इसका। हाँ जी, ये जो रचना है ये अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे जी को 1978 में इस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। तो देखते हैं सही वाक्य कौन सा है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। हाँ जी, ये सही हो सकता है। हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए, गलत है। हमें परस्पर में प्रेम का में रहना चाहिए, ये भी गलत है। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, गलत है। तो इसका चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग आप देखिए, बताइए, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, चलिए भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो भगवती होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, प्लेटो प्रत्ययवादी तथा आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? ठीक है, चलिए देखते हैं, बताइए आप। हाँ जी, लगाइए आप। देखो इसमें दार्शनिक लिख रखा है। दार्शनिक नहीं होता, दार्शनिक होता है। तो बात करी जाए तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें त्रुटिवाचक शब्द है दार्शनिक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द का चुनाव करिए। पढ़िए आप और फिर मुझे बताइए कौन सा सही है। हाँ जी, हाँ जी, आपने कर लिया। देखते हैं, अगर मैं ये ऑप्शन की बात करूं तो ये है पूर्ण जागरण, बी है पुनर्जागरण, सी है पुनर्जागरण और डी है पुनर्जागरण। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सातवें का डी। इसे रेफरा बोलते हैं और इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी होती है। चलिए आठवां आठवां जो है, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। इस ग्रंथ को इतिहास की रिक्त स्थान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ठीक है, चलिए आप लगाइए। हाँ जी, इतिहास की दृष्टि से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आठवें का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है?
चलिए इसका ऑप्शन आपके सामने है, विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण या प्रविशेष्य। चलिए बताइए। हाँ जी, समझिएगा इसको, इस प्रश्न को जहाँ से मैंने ये प्रश्न पत्र लिया है वहाँ इसका उत्तर गलत लगा रखा है, और जब किताबों में गलत आपको मिलेगा तो फिर आप सही कैसे लगाओगे। तो देखिए कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वो संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाते हैं, और जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। याद रखिएगा, उसमें विशेषण ऑप्शन सही कराया है किसमें, इस किताब में जिसमें से मैंने इसको लिया है। तो याद रखिएगा कि प्रश्न पढ़िए, हो सकता है किताबों में कभी कभी गलती आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ ये पूछा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, तो जिस संज्ञा की विशेषता, तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा विशेष कहलाती है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए। और प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, प्रविशेष्य जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो 10वां प्रश्न आपके लिए है कि जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए कि जब उपमा दे रखा है, वैसे आप यहाँ अलंकार पढ़ सकते हैं, अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, तो अब आप लगाइए, आराम से इसको लगा लोगे। चलिए, हाँ जी, 11वें का वो 10वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थ अलंकार। ठीक है, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। चलिए आप लगाइए, बहुत सरल प्रश्न है, आराम से लगा लोगे। तो 11वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रचना शब्द का बहुवचन रचनाएं होता है। चलिए अब बात करते हैं 12वां प्रश्न कि जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, बताइए। अतिशयोक्ति होता है, असंगति होता है, दृष्टांत होता है, अन्योक्ति होता है, बताइए। हाँ जी, चलिए तो अब बात करते हैं एक एक करके। देखिए अतिशयोक्ति क्या होता है कि जहां किसी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। असंगति की बात करी जाए तो जहां कारण कहीं और कार्य कहीं और हो वहां पर असंगति होता है। जैसे कहा जाए हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यानी कि हृदय में घाव तो मेरे हैं लेकिन दर्द रघुवीर अर्थात श्री राम के हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कारण तो मेरे हृदय में है और जो इसका प्रभाव है वो कहाँ है, कहीं और है। तो यहाँ पर असंगति होता है। दृष्टांत की बात करी जाए तो पहले से कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात जब कही जाती है तो दृष्टांत अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम बात करते करते जब कभी मिसालें देने लग जाते हैं तो उसी में दृष्टांत अलंकार हो जाता है। ठीक है, देखिए दृष्टांत और अगर बात करी जाए उदाहरण अलंकार में थोड़ा सा अंतर है। मैं इनको जब अलंकार आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो अब बच कौन सा गया, अन्योक्ति। तो अन्योक्ति के बारे में भी आप समझ लीजिए, वैसे 12वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अन्योक्ति का अर्थ है कि जहाँ किसी बात किसी और पर डालकर कही जाती है वहाँ अन्योक्ति होता है, या कहा जाए तो जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है। आप लगाइए अपना ऑप्शन। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों तो सूरदास जी की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुंदर विलास जो है वो सुंदर दास जी की रचना है। सुंदर दास जी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो बात करी जाए तो आप पहले लगा लीजिए, उसके बाद में बात करूंगा। हाँ जी, निष्कवच जो उपन्यास है ये राजी सेठ जी का है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है कि पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आकांक्षी, शातिर, अनुभवी, घमंडी। आप लगाइए।
हाँ जी, देख लिया। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, कहते हैं ना, हमारा मित्र तो भाई या काजा, हम तो भाई बहुत पुराने चावल है। पुराने चावल का मतलब अनुभवी। ठीक है, तो इसका 15 में का सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं 16वां। 16वां प्रश्न है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, आपके ऑप्शन है हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट और रामेश्वर शुक्ल। चलिए देखते हैं। हाँ जी, ये रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है अंचल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। पावक, वारण, कानन और सदन। आप अपना ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, अरण्य माने होता है जंगल, और जंगल को ही हम कानन भी कहते हैं। तो 17वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है। संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। चलिए आप लगाइए, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, चलिए देखते हैं। ज्यादा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की मापतोल बताता है कि कोई क्रिया अधिक हो रही है, कम हो रही है। जैसे बारिश बहुत हो रही है, यानी कि होना क्रिया की क्या बता रहा है, ये परिमाण बता रहा है, मापतोल बता रहा है। तो इसीलिए ये ज्यादा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। काया, सभा, कोश और कलेबर। चलिए आप लगाइए। चलिए, गोष्ठी शब्द की बात करी जाए तो गोष्ठी सभा को कहा जाता है। तो 19 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। विपरीत का अर्थ विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। विलोम शब्द ऑप्शन है आपके प्रशंसा, अशुभ, शुभ और निंदा। लगाइए आप। हाँ जी, चलिए देखते हैं। स्तुति का विलोम होता है निंदा। ठीक है, चलिए 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। समानार्थी या आप इसे पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो मतंग, केसरी, कपि और हरण। चलिए लगाइए आप। हाँ जी, लगा लिया। तो देखिए, केहरी सिंह का पर्यायवाची है और केसरी भी सिंह का पर्यायवाची है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 22वां। 22वां है कि दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। भर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। आप लगाइए। हाँ जी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इस तरीके के बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। जैसे किसी भी शब्द के पीछे अधिकतर जब ता आता है, तो ये शब्द संस्कृत के अनुसार इन ता का स्त्रीलिंग बनाने के लिए त्री कर देते हैं। जैसे ये तो था भर्ता भर्ती, इसी तरीके से अभिनेता होता है। देखो, अभिनेता, तो अभिनेता का क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करी जाए, नेता का क्या हो जाएगा, नेता का स्त्रीलिंग। ये पेन मेरा चल नहीं रहा। नेता का, चलो मैं उंगली से लिख के देखता हूँ। नेत्री, नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। इसी तरीके से दाता का क्या हो जाएगा, दाता का दात्री। तो बात आपकी समझ में आ रही है। मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए चलिए कोई बात नहीं है। तो याद रखिएगा कि ता को हम त्री में बदल देते हैं अगर पीछे ता आता है, और उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के रिक्त स्थान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित खाली स्थान हुई। तो देखो, मिश्रित उत्तेजना नहीं होती, मिश्रित प्रेम नहीं होता, मिश्रित रचना नहीं होती, मिश्रित प्रतिक्रिया हो सकती है समाचार पत्रों में। तो इसका डी ऑप्शन सही लग रहा है। आप लगा के देखिए, फिर मैं बताता हूँ।
हाँ जी, डी ही ऑप्शन है। देखिए कैसे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है श्लेष, यमक, उपमा या उत्प्रेक्षा। चलिए 24वां प्रश्न है आपका। हाँ जी, देखिए यहाँ पर है उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर हृदय और सागर की तुलना की जा रही है। इसके बाद अगली लाइन में मन और पर्वत, गिरी अर्थात पर्वत की तुलना की जा रही है कि सागर जैसा गंभीर हृदय हो जाए या हृदय हो, और गिरी अर्थात पर्वत जैसा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, अब आप एक चीज़ और बताऊं, बहुत से यहाँ पर आपको YouTube पर मिलेंगे कि जहाँ पर योजक चिन्ह आए वहाँ पर श्लेष अलंकार, वो रूपक अलंकार होता है, तो ऐसी बात नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर उदाहरणों में मिल जाएगा, लेकिन आप इसको पहचान का तरीका बना लें तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो वस्तु स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा आप बताइए। वस्तुओं, वस्तुओं, वस्तुएं और वास्तु। तो देखिए वस्तु शब्द का साधारण बहुवचन की बात करी जाए तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वस्तुएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न कि जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? आप लगाइए, फिर मैं बताता हूं 26वें प्रश्न का उत्तर। भीष्म साहनी है, नरेंद्र कोहली है, राजेंद्र यादव हैं या संजीव जी हैं? तो लगाइए। हाँ जी, 26वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, संजीव। चलिए 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य को पहचानिए कि पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं और पद्मावत के रचयिता तुलसीदास हैं। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप आराम से जानते हैं कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है, तो इसका 27वें का सी सही हो जाएगा। चलिए 28वें प्रश्न की ओर। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। ये जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, ये भारत सरकार और रूस दोनों के संयोग से भारत में प्रदान किया जाता है, और ये सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 1965 से हुई थी, और ये सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था 1965 में। उनकी एक रचना थी लोकायतन, उसके ऊपर इनको ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पुरस्कारों के ऊपर। चलिए बात करते हैं अब आगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो दो तीन प्रश्न हैं इसमें, देखते हैं पहले इसको पढ़कर। मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले पूरे गद्यांश को पढ़िए, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर प्रश्नों को देखिएगा, आपको पता तुरंत चल जाएगा कि किस लाइन में इसका उत्तर दिया होगा। ठीक है, चलिए। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमटकर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो आपको शायद पढ़ा हो आपने, तो देखिए उद्योग का रूप धारण कर चुका है, तो 29वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 30वें प्रश्न का कि गद्यांश में पर्यटक शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? तो इसी को देखते हैं हम कितनी बार आया है, गिनिएगा आप। चलिए, हाँ जी देखो, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार और ये पाँच। हाँ जी, 5 बार आया है, तो 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 31वें प्रश्न की।
31वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो लघु शब्द का समानार्थी अर्थात पर्याय भी कहा जा सकता है, कौन सा है आप बताइए। छोटा, विशाल, दीर्घ या बड़ा। देखिए समानार्थी और विपरीतार्थी अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग इसमें विपरीतार्थी इसको पढ़ लेंगे और गलती कर आएंगे। ये परीक्षा में हम बहुत गलती करते हैं। तो प्रश्न को पहले पूरा पढ़िए, उसके बाद में ही उत्तर दीजिए। तो लघु का यहाँ पर पर्याय पूछा है, ना कि विलोम। तो लघु माने होता है छोटा। तो 31वें का जो आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोरों से क्या हो चुकी है, वो आप बताइए। गुमराह हो चुकी है, गरज हो चुकी है, उमड़ चुकी है, भनक चुकी है। तो 32वें का जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा होगा। हाँ जी सही बात है, सी ऑप्शन होगा, उमड़ पड़ी। चलिए अगला प्रश्न है 33वां कि थोथा, अब ये तो एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो 33वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34वें प्रश्न की बात करते हैं। जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहां कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है या प्राप्त जल की अलंकार प्रयुक्त होता है। चलिए तो वक्रोक्ति तो नहीं है। अब बात करते हैं लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास की। चलिए आपको देखिए साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो लाटानुप्रास क्या होता है कि जहां शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ समान हो तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वृत्त्यानुप्रास की बात करी जाए तो इसे हम साधारण अनुप्रास कह सकते हैं कि जहां पर कोई भी वर्ण कितनी भी बार आ सकता है, कितनी बार भी आवृत्ति उसकी हो सकती है, लेकिन वृत्तियों के अनुसार होनी चाहिए। तो वृत्त्यानुप्रास होता है। अब छेकानुप्रास क्या होता है कि जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए, और 2 बार आने का मतलब उसकी आवृत्ति एक बार हो। देखो ये दे रखा है, एक बार स्वरूपगत व्यंजनों की एक बार क्या हो आवृत्ति। एक बार आवृत्ति का मतलब केवल 2 बार आना। तो यहां पर 34वें का जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। चलिए 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक, विपरीत अर्थात विलोम शब्द कौन सा है। तो उत्थान का आप जानते ही हैं, उत्थान आप लगाइए अनिष्ट, उत्कर्ष, चेतन या पतन। हाँ जी, तो 35वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पतन। चलिए 36वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ऑप्शन है अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या पाली। लगाइए आप। हाँ जी, देखिए सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तो वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत के बाद आई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। ये क्रम है, इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 37वां प्रश्न है कि गर्व करना विकल्पों में से दिए गए हुए किस मुहावरे का अर्थ है। गर्व करना, तो कौन सा मुहावरा हो सकता है गर्व करना। ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, डींग हाँकना। हाँ जी लगाइए। हाँ जी सही बात है, ऐंठ कर चलना। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न। ये सही विकल्प चुनने हैं आपको और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। रिक्त स्थान उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य रिक्त स्थान होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो समाप्त आएगा, आपको ये तो पता ही है कि काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो समाप्त किस में दिखाई दे रहा है आपको, डी ऑप्शन में। वैसे आप चाहें तो पहले इसको हल कर लीजिए, तब मैं इसका उत्तर बताता हूं। देखिए चलिए, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या है कि गुड़ ना दे गुड़ की इस लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। रोष तो करें, लड़ाई तो करें, सी बात तो करें, राज तो करें। आप लगाइए अपना ऑप्शन। हाँ जी सही बात है, गुड़ ना दे लेकिन गुड़ की सी बात तो करें। गुड़ की सी बात अर्थात मीठी बात तो करें। तो इसका 39वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में काल कौन सा प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, भविष्यत काल या अपूर्ण भविष्यत काल। चलिए आप अपना लगाइए, फिर मैं बताता हूं।
हाँ जी, देखिए शायद की बात आ गई तो संभावना हो गई, तो 40 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो था आपका पेपर जो दरोगा भर्ती से जुड़ा हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको अगले पेपर को कराऊंगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।